हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 का जो जनरल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसका जो टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस, उसको समझाने जा रहा हूँ। तो आप लोग मेरे साथ फर्स्ट से लास्ट तक बने रहें तो आपको ये टॉपिक पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको पता होगा, मतलब कि मास के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, राइट। तो मास ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शंस, राइट। तो मास हम जो टोटल मास होता है बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन इक्वल होता है एक केमिकल रिएक्शन से पहले या फिर केमिकल रिएक्शन के बाद। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि द नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ ईच एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्स वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे रिएक्शंस में बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन, द नंबर ऑफ एटॉम्स होंगे दैट विल बी इक्वल इन बोथ, राइट, इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एक वर्ड इक्वेशन हमने ले लिया है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एरो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट। ये एक वर्ड इक्वेशन है, इसको हम केमिकल इक्वेशन के तहत भी लिख सकते हैं, जैसे कि जिंक Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जिंक जो एलिमेंट है उसके बिफोर द रिएक्शन कितने नंबर ऑफ एटॉम्स हैं। ठीक है, जिंक का यहाँ पे एक एटॉम है, उसके बाद हाइड्रोजन के पास 2 एटॉम्स हैं, सल्फर के पास 1 है, ऑक्सीजन के पास 4 है। उसके बाद आफ्टर द रिएक्शन जिंक के पास 1 है, सल्फर के पास 1 है, ऑक्सीजन के पास 4 है और हाइड्रोजन के पास 2, राइट। तो यहाँ पे दोनों तरफ बराबर एटॉम्स है, इसीलिए इस ये जो इक्वेशन है ना ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इसको हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी कह सकते हैं। उसके बाद फिर एक दूसरा वाला एक इक्वेशन लेके हम ट्राई करते हैं, जैसे कि Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2, राइट। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बैलेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो फेरम है रिएक्शन से पहले वहाँ पे 1 है, लेकिन रिएक्शन के बाद यहाँ पे 3 एटॉम्स है, राइट। और ऑक्सीजन को भी देख लो, पहले रिएक्शन से पहले यहाँ पे 1 एटॉम था, लेकिन रिएक्शन के बाद देयर आर 4 एटॉम्स, राइट। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे कि बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि सभी जो भी इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में उनको हम ब्रैकेट देके मतलब कि बॉक्स के अंदर रखेंगे, ठीक है, ताकि उसके अंदर के जो नंबर ऑफ एटॉम्स है उनको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हम आगे हम बढ़ाएंगे या फिर घटाना है तो आगे ही घटाएंगे, लेकिन आगे लगा के नंबर्स को लगा के ये बाद में हम देखते हैं यहाँ पे कैसे होता है। तो Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2 रिएक्शन के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटॉम्स हैं एलिमेंट्स के, तो Fe के रिएक्शन से पहले 1 था, लेकिन रिएक्शन के बाद यहाँ पे 3 निकल के आए। हाइड्रोजन रिएक्शन से पहले यहाँ पे 2 था, लेकिन रिएक्शन के बाद भी यहाँ पे 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस है। और ऑक्सीजन रिएक्शन से पहले 1 था, लेकिन रिएक्शन के बाद 4 है, ठीक है। तो ये बैलेंस करना है, तो पहले हम क्या देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किस एलिमेंट के एटॉम्स सबसे ज़्यादा है, आइदर इन द रिएक्टेंट और इन द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या है कि Fe3O4 जो कंपाउंड है उसमें ऑक्सीजन जो है ना उसके पास 4 एटॉम्स है, तो सबसे ज़्यादा 4 एटॉम्स है, तो उसको हम पहले बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन के पास 4 एटॉम्स हो गए, तो रिएक्शन के पहले 1 था, तो उसमें हम क्या करेंगे कि आगे 4 लगा देंगे, ठीक है, तो वहाँ पे भी 4 हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। उसके बाद फिर हम कोई भी हाइड्रोजन हो या फिर फेरम हो यानी कि आयरन हो, उसको उसके बाद हम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को लिया, तो हाइड्रोजन अगर लेंगे तो क्या होगा कि इन द रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितने होंगे, 4 2 8 होंगे, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट के तरफ ओनली 2 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 2 8 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे कि जो फेरम था, फेरम को हम बैलेंस करेंगे। तो आफ्टर द रिएक्शन देयर आर 3 फेरम एटॉम्स, तो बिफोर द रिएक्शन भी हम क्या करेंगे कि 3 लगा देंगे, तो देयर विल बी 3 इन बोथ साइड। तो उसके बाद हम इक्वलाइज करेंगे, तो वी टेक 3 एटॉम्स ऑफ Fe हमने ले लिया है। उसके बाद स्टेप नंबर 6 में हम देखेंगे कि ये चीज़ करेक्ट है या फिर नहीं है, सभी चेक करके देखेंगे। तो सब तरफ बराबर से एटॉम्स इक्वली सबके पास
आ गए हैं, सभी एलिमेंट्स के पास आ गए हैं, तो इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये जो मेथड है बैलेंसिंग करने का, इसको हम कहते हैं हीट एंड ट्रायल प्रोसेस। तो इसमें क्या करते हैं कि हम स्मॉलेस्ट होल नंबर्स को कोएफिशिएंट के तहत लगा के हम जो इक्वेशन होता है उसको हम बैलेंस करते हैं। तो स्टेप 7 में क्या होता है कि फिजिकल स्टेट्स भी हमको लिखना होता है, जैसे कि Fe प्लस H2 3Fe प्लस 4H2 Fe3O4 प्लस 4H2 जो इक्वेशन था उसमें कंप्लीटली हमको फिजिकल स्टेट नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है कि कोई एक चीज़ सॉलिड है या फिर लिक्विड है या फिर गैसियस स्टेट में है या फिर एक्वस फॉर्म में है, ये हमको पता नहीं चल रहा है। तो हम उसके मतलब कि Fe के पीछे जैसे कि सॉलिड हो S लगाएंगे, लिक्विड हो तो L लगाएंगे, गैसियस हो तो G लगाएंगे या फिर एक्वस हो तो AQ लगाएंगे। तो पता चल जाता है कि Fe एक्चुअली मतलब कि सॉलिड फॉर्म में है या फिर लिक्विड फॉर्म में है या फिर एक्वस फॉर्म में, कोई भी फॉर्म में ये पता चल जाता है, ठीक है। तो ये मेंशन करना ज़रूरी होता है, तो इसीलिए फिजिकल स्टेट्स को हम लगा लेंगे। तो एक्वस का मतलब क्या है, AQ जो लगाते हैं, एक्वस का मतलब क्या है कि एक्वस का मतलब होता है कि सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है। कोई भी रिएक्टेंट हो या फिर प्रोडक्ट हो, उसका सॉल्यूशन वाटर के अंदर जो होता है उसको हम AQ लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन था Fe plus H2 Fe3O4 plus H2, that means what 3Fe plus 4H2 Fe3O4 plus 4H2। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये सिंबल्स भी लगा देंगे, ठीक है। तो Fe के पीछे हमने S लगा दिया, H2O के पीछे हमने G लगा दिया, तो Fe3O4 के पीछे हमने S लगा दिया ब्रैकेट में, और H2 के पीछे हमने G लगा दिया। तो हमको पता चला कि Fe एक्चुअली सॉलिड फॉर्म में है और H2O गैस फॉर्म में है, मतलब कि स्टीम जो Fe है, आयरन है, वो स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहा है और उसके बाद फिर Fe3O4 जो है वो सॉलिड फॉर्म में निकल के आएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगा, ठीक है। तो ये हमको पता चल जाता है। तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, समटाइम्स जो रिएक्शन का कंडीशन है उसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि एरो के ऊपर या फिर नीचे जो कैटलिस्ट लगाना है या फिर टेम्परेचर लगाना है या फिर प्रेशर कितना है या फिर कोई कैटलिस्ट क्या है, मतलब कि जो रिएक्शन कराने वाला चीज़ क्या है, उसको हम क्या करेंगे कि जो एरो है उसके ऊपर या फिर नीचे लगाएंगे, ठीक है। तो एक इक्वेशन हम लेते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस ट्वाइस H2 एरो, उसके बाद CH3OH यानी कि मिथानॉल रिलीज होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसमें हम 340 एटमॉस्फेयर हम ऊपर लगा रहे हैं, मतलब कि ये जो रिएक्शन है ना, ये 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर हो रहा है, मतलब इतना प्रेशर होने से ही ये रिएक्शन होता है। तो दूसरा वाला एक ले सकते हो आप, फोटोसिंथेसिस ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, रॉ मटेरियल्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट, आपको पता है। तो उसमें हम एरो के ऊपर लगाएंगे सनलाइट एंड नीचे लगाएंगे क्लोरोफिल, ताकि सनलाइट एंड क्लोरोफिल यहाँ पे कैटलिस्ट है, और उसके बाद जो रिलीज होते हैं ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर, ये सब चीज़ें प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, कैटलिस्ट लगाया, ठीक है। ये सब भी हम लगा सकते हैं, ये इनको कहा जाता है आपका, ये जो इक्वेशंस हैं ये कम्प्लीटली बैलेंस करने का, और यहाँ पे कैसे हम फिज़िकल स्टेट्स लिखते हैं या फिर हम कैसे टेम्परेचर, प्रेशर या फिर कैटलिस्ट क्या क्या लगाते हैं उनको लिखते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको समझाया। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, गॉड ब्लेस यू ऑल।